जो यूएसएसआर एक समय पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा, जिसने न सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को एक टफ कंपटीशन दिया, बल्कि यूएसएसआर ने अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दम पर दुनिया के सामने कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, सोशलिज्म की एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड इस सोवियत मॉडल में आगे चल के कई सारी कमियां और चुनौतियां सामने आने लगी। इन्हीं कमियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाचेव ने सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए। लेकिन ये सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सोवियत इकोनॉमी में आए स्टेग्नेशन यानी कि ठहराव को रोक नहीं पाए, बल्कि इसने और भी कई सारी जो चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे सोवियत सिस्टम के सामने, सोवियत इकोनॉमी के सामने, उसको क्रिएट कर दिए। धीरे धीरे सोवियत इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगी, कमजोर पड़ने लगी। सोवियत मॉडल में करप्शन, गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होना, गवर्नमेंट का, सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन का अनअकाउंटेबल होना, अनरिस्पॉन्सिबल होना, और इन सारी चुनौतियों ने जो है कई सारी गंभीर समस्याएं जो थी वो सोवियत इकोनॉमी में, सोवियत मॉडल में यूएसएसआर के लिए पैदा कर दी। सोवियत रिपब्लिक्स पर सरकार की पकड़ आगे चल के धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लिथुआनिया, रशिया और यूक्रेन और साथ ही साथ बेलारूस जैसे कई सोवियत रिपब्लिक्स में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो इमर्ज्ड हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन कर दिया गया और इस तरह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यूएसएसआर खत्म हो गई और परिणाम स्वरूप यूएसएसआर 15 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यूएसएसआर के कोलैप्स करने के बाद जो ये 15 नए देश बने, जिसे पोस्ट सोवियत कंट्रीज भी बोला जाता है, तो इन नए स्वतंत्र देशों में जो अपनाई गई शॉक थेरेपी थी वो क्या थी। हम आज की वीडियो में शॉक थेरेपी के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ ये समझेंगे कि शॉक थेरेपी ने कैसे जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं शॉक थेरेपी क्या होती है। शॉक थेरेपी, जैसे कि आप इस वर्ड से भी समझ सकते हैं, शॉक मतलब झटका देना। अगर हम बात करें कि जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के इन्फ्लुएंस के कारण जो है यहाँ पे शॉक थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया। शॉक थेरेपी क्या थी? दरअसल शॉक थेरेपी जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी उनका जो पुराना ऑथोरिटेटिव सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था उसको अब डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या कर दिया गया, टोटली शिफ्ट कर दिया गया। मतलब कि उनका जो पुराना सोवियत जो मॉडल था, सोशलिस्ट जो मॉडल था जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, उस मॉडल को पूरी तरह से जो है वो खत्म कर दिया गया और उसको रातों रात जो है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल से रिप्लेस कर दिया गया। ये बदलाव रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और साथ ही साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक था जो कि कोल्ड वॉर के टाइम यूएसएसआर का पार्ट था, वहां पर जो ये शॉक थेरेपी है इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया। इस शॉक सोवियत मॉडल में जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ नहीं थी, सारी चीजें गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती थी। लेकिन शॉक थेरेपी के आने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट एसेट्स थी, जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। अब शॉक थेरेपी के थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर थे, जो कॉर्पोरेट सेक्टर थे, उनको अलाउ किया गया और साथ ही साथ जो सोवियत मॉडल में हमने क्या देखा था कि कलेक्टिव फार्मिंग वहाँ पे की जाती थी, उस कलेक्टिव फार्मिंग को प्राइवेट फार्मिंग यानी कि निजी जो आपका कृषि है उससे रिप्लेस कर दिया गया, कलेक्टिव फार्मिंग को खत्म कर दिया गया और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ जो शॉक थेरेपी आई इन पोस्ट सोवियत कंट्रीज में, यहाँ पे फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार जो होता है उसको प्रमोट किया गया और साथ ही साथ जो
इन देशों की इकोनॉमी थी, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI को भी अलाउ किया गया। यानी कि अगर हम बात करें शॉक थेरेपी के बारे में, तो शॉक थेरेपी ने जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, इनकी इकोनॉमीज को, इनके जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थे, उनको पूरी तरह से रातों रात क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। अब इनकी जो इकोनॉमीज थी, अब वो क्या हो गई, वो ओपन हो गई और साथ ही साथ प्राइवेटाइज हो गई। और इनको जो दूसरी इकोनॉमीज थी दुनिया की बाकी देशों के साथ, यानी पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें, तो वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमिक्स के साथ क्या किया गया, इनको लिंक किया गया, उनको जोड़ा गया। तो इस तरह से जो है वो शॉक थेरेपी जो आई, उसने पूरी तरीके से जो है पोस्ट सोवियत कंट्रीज की जो इकोनॉमिक्स थी, उनकी जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, उसको पूरी तरीके से बदल दिया। तो इस तरह से जो शॉक थेरेपी थी, इट वाज अ पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्ट अथॉरिटेटिव मॉडल टू दी डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल। होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि शॉक थेरेपी क्या थी। चलिए आइए बात करते हैं कि जो इन देशों में जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो 15 नए देश बने, इन देशों में जब शॉक थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने के लिए मिले। क्योंकि एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी और साथ ही साथ जो शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो परिणाम थे, वो क्या थे। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं शॉक थेरेपी के परिणामों के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अगर हम बात करें शॉक थेरेपी की, तो शॉक थेरेपी बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक और IMF के इन्फ्लुएंस के कारण, उसने जो था इसको गाइड किया था, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पोस्ट सोवियत कंट्रीज में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स उनकी इकोनॉमीज में चल रही थी, जो उनके मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में कई सारी चुनौतियाँ थी, चैलेंजेस थे, उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो शॉक थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जिस उम्मीद के साथ और जो ऐसा सोचा गया था कि जो कई सारी जो प्रॉब्लम्स सोवियत इकोनॉमीज जो थी वो फेस कर रही थी, वो शॉक थेरेपी क्या करेगी, उसको सॉल्व कर देगी। यानी कि जो सोशलिस्ट इनका पुराना मॉडल था, उसको कैपिटलिज्म के साथ जब रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमीज है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी, और जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंश्योर होगी, और लोगों के जीवन में क्या आएगा, बदलाव आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इनके परिणामों के बारे में जानोगे तो आप पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे। अगर हम बात करें शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जब शॉक थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, जो उनकी इकोनॉमीज जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, जैसा कि हमने देखा था कि कई सारी प्रॉब्लम्स थी सोवियत मॉडल में, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। लेकिन शॉक थेरेपी के आने के बाद जो एक बहुत ही बड़ा शॉक दिया गया, एक बहुत ही बड़ा झटका जो है वो पोस्ट सोवियत कंट्रीज की इकोनॉमीज में दिया गया, उसको रातों रात जो है एक पुराने सोशलिस्ट मॉडल से कैपिटलिस्ट मॉडल में बदल दिया गया। इससे जो उनकी इकोनॉमीज थी, जो सोसाइटी थी, और साथ ही साथ जो उनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उसमें बहुत ही बड़ा जो डिजास्टर है वो हमें देखने के लिए मिला। जो उनका इकोनॉमीज थी वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर गई, वो पूरी तरीके से क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और सोसाइटी में ये एक क्या था, बहुत ही बड़ा, जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उनकी सोसाइटी में क्या था, ये बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर था। अगर हम बात करें शॉक थेरेपी के कारण जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। क्यों कोलैप्स कर गई? क्योंकि शॉक थेरेपी के कारण जो 90%, मोर देन 90% अगर हम बात करें पोस्ट सोवियत कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज थी, जिनको गवर्नमेंट ओन करती थी, जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, चलाती थी, उन इंडस्ट्रीज को, उन 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया गया, बहुत ही कम दामों पर, बहुत ही लो प्राइस पर उसको बेच दिया गया। और इससे क्या हुआ कि जो ये इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से क्या कर गई, कोलैप्स कर गई। इस घटना को, ये जो 90% इंडस्ट्रीज को बेचा गया प्राइवेट सेक्टर को पोस्ट सोवियत कंट्रीज में, इस घटना को जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वर्ल्ड लार्जेस्ट गैरेज सेल के नाम से भी जाना जाता है।
कई बार एज अ MCQ ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो 90% इंडस्ट्रीज जो थी वो पोस्ट सोवियत कंट्रीज में बेची गई, उसी को वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज जो सेल है वो बोला जाता है। अब हम बात करें कि जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज की जो इकोनॉमीज के साथ साथ जो वहाँ की करेंसीज थी, अगर स्पेशली हम बात करें रशिया की, तो रशिया की करेंसी थी रूबल। तो उस करेंसी में भी शॉक थेरेपी के कारण हमें एक बहुत मेजर जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला। और जैसा कि आप जानते हैं, जब इकोनॉमिक्स कोलैप्स करती है, डिक्लाइन करती हैं, करेंसीज की वैल्यू गिरती है, तो उसके साथ साथ और भी कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक इकोनॉमी में हमें देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें पोस्ट सोवियत इकोनॉमीज की, जो नए स्वतंत्र देश बने थे USSR के विघटन होने के बाद, उसके डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, तो वहाँ पे हमें जो है इन्फ्लेशन की, महंगाई की समस्या देखने के लिए मिली। महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। जो लोगों की जो आम ज़रूरतों का सामान था, जो कॉमन गुड्स थी, जो डेली यूज़ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ होती थी, तो उनकी जो प्राइस थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये जो कॉमन गुड्स थी, जो इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती थी, वो इंडस्ट्रीज़ तो पहले ही कोलैप्स कर गई शॉक थेरेपी के कारण। तो इससे जो प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा गिर गया। एंड यू नो वेरी वेल कि जब प्रोडक्शन गिर गया तो उसकी जो सप्लाई है वो भी गिर जाएगी, और डिमांड तो वो बनी हुई है इकोनॉमी में, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इससे जो प्राइस है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो सोवियत इकोनॉमीज थी, पोस्ट सोवियत जो इकोनॉमीज थी, वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है वो हमें देखने के लिए मिली। और साथ ही साथ जो कलेक्टिव फार्मिंग को खत्म किया गया, उसके करने के कारण क्या हुआ कि जो वहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें रशिया में, तो फूड शॉर्टेज हो गई। और जब फूड शॉर्टेज हो गई तो इसके लिए जो बाहर के देश है वहाँ से फूड को क्या किया गया, इम्पोर्ट किया गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें शॉक थेरेपी की, तो शॉक थेरेपी के कारण जो हम जानते हैं कि सोवियत मॉडल में कई सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो थे वो चलाए जाते थे, जैसे कि आपका फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ और सब्सिडीज जो थी वो दी जाती थी वहाँ के लोगों को। तो जो ओल्ड वेलफेयर सिस्टम था सोवियत मॉडल का, उसको शॉक थेरेपी के कारण क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि एक जो बहुत बड़ा सेक्शन था सोसाइटी का, जो कि इस सोशल वेलफेयर सिस्टम पे डिपेंड था, इन प्रोग्राम्स पे, इन स्कीम्स पे डिपेंड था जो गवर्नमेंट रन करती थी, इससे उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने के लिए मिली। और साथ ही साथ जो इन देशों का एक बहुत बड़ा जो वर्ग था, जो सोसाइटी थी, पॉपुलेशन थी, वो पॉवर्टी की तरफ चली गई, क्योंकि जो ये ओल्ड वेलफेयर जो सोशल स्कीम्स थी जो इनके वेलफेयर के लिए थी वो बंद कर दी गई, वो खत्म कर दी गई। अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे इंटर सिस्टम था वो भी कोलैप्स कर गया, और जिसके कारण जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जो इंटेलेक्चुअलिटी थी, जो एक देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो बुद्धिजीवी लोग, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो भी डिसइंटीग्रेट कर गए और या तो यहाँ से क्या कर गए, माइग्रेट कर गए। साथ ही साथ शॉक थेरेपी के कारण जो पोस्ट सोवियत इकोनॉमीज थी, यहाँ पे माफिया इमर्ज हो गए, और ये जो माफिया थे वो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे। शॉक थेरेपी के थ्रू ना सिर्फ इकोनॉमिकल चेंज जो था वो लाया गया था, साथ ही साथ जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे और जो वैल्यूज थी उसको भी क्या करना था, स्टैब्लिश करना था। लेकिन शॉक थेरेपी के कारण जो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो वैसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई इन देशों में जो USSR के विघटन होने के बाद बने, जैसा कि सोचा गया था। ज़्यादातर जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्ट किए गए वो इतनी जल्दबाजी में किए गए कि उसमें प्रॉपर जो एक डिस्कशन होना चाहिए, जो एक अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, जिसको प्रॉपरली जो है डिस्कस करके डिबेट करके बनाया गया, वो वैसा वहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिला। बहुत जल्दबाजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि जो रशिया में अगर हम बात करें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको बहुत ही ज़्यादा पावर दे दी गई, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव की क्या की गई, स्थापना की गई, उसको स्टैब्लिश किया गया। इससे हुआ क्या कि जो रशिया थी वहाँ पे जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी वो एज अ जो एग्जीक्यूटिव है उसके कंपेरिजन में क्या हो गई, वीक पड़ गई। अगर हम बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको बहुत ही ज़्यादा पावर मिली, वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव बन गए। अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट ने खुद को 10 सालों के लिए जो है एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट करवा लिया, और आगे 10 सालों के लिए और जो है अपने आप को अपॉइंट करवा लिया, अपना कार्यकाल बढ़वा लिया।
और जुडिशरी जो थी यहाँ पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ज़्यादातर इकोनॉमीज में अगर हम बात करें स्पेशली रशिया की, तो 2000 के बाद से जो है वो रिवाइव करनी यानी कि दोबारा से खड़ी होनी शुरू हुई। और इसके पीछे जो कारण था यानी कि जो रशिया और जो दूसरी कंट्रीज थी इनकी इकोनॉमिक्स जो थी वो जो रिवाइव करी, इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि यहाँ पे जो नेचुरल गैस, ऑयल और साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं इसको जो एक्सपोर्ट किया गया, इससे जो है फ़ायदा यहाँ के देशों की इकोनॉमीज को मिला। अगर हम बात करें अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया, ये जो देश हैं, जो ये पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ हैं, ये मेजर जो है वो ऑयल, गैस और जो नेचुरल मिनरल्स हैं उसके क्या है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जिसके कारण इनकी जो इकोनॉमीज है वो दोबारा से रिवाइव होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों ये थी शॉक थेरेपी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। जाते जाते आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कब बने थे, किस ईयर में बने थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करके, और अगर आपके कोई डाउट है, कोई आपकी एडवाइस है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।